तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ चमत्कारी पगड़ी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक देश में दो भाई रहते थे। दोनों साथ मिलकर व्यापार करते थे और जो लाभ मिलता उससे आधा आधा बांट लेते थे। परंतु दोनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ छोटा भाई केशव मृदुल दयालु एवं परोपकारी स्वभाव का बहादुर एवं बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके ठीक विपरीत बड़ा भाई शेखर ईर्ष्यालु क्रोधी एवं दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। काश सारा व्यापार यदि मुझे अकेले का होता तो कितना अच्छा होता, ना कि इसे लाभ का आधा हिस्सा देना पड़ता है, जबकि वह करता धरता कुछ भी नहीं। किसी तरह इससे अब छुटकारा पाना ही होगा। उसके मन की दुष्टता आखिरकार एक दिन रंग ले ही आई। केशव से छिपाकर उसने सारी जमीन जायदाद एक महाजन के हाथ औने पौने में बेचकर एक जहाज खरीद लिया। बस अब जिस दिन केशव व्यापार के सिलसिले में बाहर जाएगा, मैं सारा कीमती सामान इसमें लाद कर दूर किसी अन्य देश में चला जाऊंगा और वहाँ कोई अच्छा सा व्यापार आरंभ कर आराम की ज़िंदगी गुजारूंगा। कुछ दिनों बाद भैया जयचंद ने आज हमें रकम देने का वादा किया था, क्या साथ चलने का विचार नहीं? हम उससे उगाही भी करते लाएंगे और थोड़ा बहुत व्यापार भी कर लेंगे। मैंने सारी तैयारी कर ली है और व्यापार करने के लिए जिस जिस माल की ज़रूरत थी वह एक जहाज में लदवा दिया है। केशव की बात सुन शेखर मन ही मन प्रसन्न हो उछल पड़ा, लेकिन फिर तुरंत ही अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ व्यथित स्वर में बोला, भाई केशव, इस बार तुम अकेले ही हो और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। ओह ठीक है भैया, तब मैं अकेला ही हो आता हूँ। और अपने बड़े भाई की कुविचारों से अनभिज्ञ केशव उसी समय घर से निकल पड़ा। उसी रात शेखर ने घर का सारा कीमती सामान जहाज में लादा और किसी दूर देश की ओर रवाना हो गया। अब केशव मुझे नहीं नहीं पा सकेगा। दूसरे दिन जब केशव घर वापस लौटा, सेठ जी आप और यहाँ खैरियत तो है ना? मेरी तो खैरियत ही है मेरी तो खैरियत है भाई, लेकिन तुम्हारी शायद ना हो। तुम्हारा भाई मुझे सारी जमीन जायदाद बेचकर किसी दूर देश चला गया है। यह रही सारी लिखत पढ़त। सब कुछ जान सुन कर केशव को बड़ा दुख हुआ। बड़े भैया ऐसा करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। खैर, इसी में यदि उन्हें खुशी मिलती है तो मैं उनके मार्ग का रोड़ा नहीं बनूंगा, कोई और काम कर जीवन यापन कर लूँगा। अच्छा सेठ जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। वाह, इसने तो आसानी से पीछा छोड़ दिया। अच्छा भैया, कोई सेवा हो तो बताना। अब इस शहर में मेरे लिए क्या धरा है? बंदरगाह जाकर कोई जहाज पकड़ूं, किसी अन्य देश में जाकर पास पड़े रुपयों से कोई छोटा मोटा धंधा कर लूँगा। एक जहाज यात्रा के लिए बंदरगाह पर तैयार खड़ा था। उसमें बहुत से व्यापारी थे जो अन्य देशों में व्यापार करने जा रहे थे। केशव ने जहाज के मालिक से सौदा किया और जहाज पर सवार हो गया। कई दिनों तक वह जहाज बिना किसी रुकावट अथवा खतरे के समुद्र में आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक दिन, अरे बाप रे, वह देखो, हे ईश्वर, व्हेल! तुरंत पूरे जहाज में खलबली मच गई। उफ, यह तो बिल्कुल निकट आ पहुंची है और जहाज को जल्दी से इसके सामने से हटा पाना असंभव है। अब तो ईश्वर ही रक्षा कर सकता है। फिर वही हुआ जिसका केशव का अंदेशा था। कड़ाक, बचाओ आई! उफ! वेल किया जोरदार टक्कर से जहाज तीन चार टुकड़ों में बट गया। अन्य लोगों के साथ साथ केशव भी पानी में जा गिरा। ओफ! इस वेल के मुख से अब शायद ही कोई बच पाए। अफसोस, मैं इनकी इनकी मदद भी तो नहीं कर सकता। हाय मरा, बचाओ! असहाय केशव ने वहां रुकना बेकार समझा और तेजी से एक तरफ तैरने लगा। आखिर कब तक तैर सकूंगा मैं? दूर दूर तक किनारे अथवा किसी टापू का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। काफ़ी देर तक तैरने के बाद भी जब उसे किनारा ना मिला तो वह बुरी तरह थक कर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को समुद्र के किनारे पड़े पाया। संयोग से अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन पता नहीं लहरों की दया से कहाँ आ पहुँचा हूँ। हो सकता है आगे चलकर यहाँ के बारे में कुछ मालूम हो जाए। काफ़ी देर तक चलते रहने के पश्चात उसे दूर एक पहाड़ के नीचे कुछ व्यक्ति आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दिखाई दिए। अरे, कौन हो सकते हैं वे लोग और आपस में लड़ क्यों रहे हैं? मालूम करना चाहिए। केशव उनके निकट पहुंचकर रौबदार आवाज़ में बोला, कौन हो तुम लोग और इस तरह आपस में क्यों लड़ रहे हो? केशव की रौबदार आवाज़ सुन तीनों चौंके, लेकिन उन्होंने लड़ाई बंद नहीं की। लड़ते लड़ते ही उनमें से एक ने कहा, हम तीनों यहाँ के राजकुमार हैं। हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। उनके पास एक जादू की पगड़ी है जिसे पहनकर कोई भी अदृश्य हो सकता है। एक कालीन है जिसको जादू के
कोड़ों से मारकर उड़ाया जाता है। मैं उन तीनों में सबसे बड़ा हूँ। मैं कहता हूँ कि बिना कोड़े के कालीन नहीं उड़ सकता और कालीन पर बैठकर बिना पगड़ी के अदृश्य नहीं हुआ जा सकता। इसलिए एक ही आदमी को तीनों चीज़ मिलनी चाहिए। मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे ही वह तीनों वस्तुएं मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं मानते, इसलिए हम आपस में फैसला करने के लिए इस वीराने में आना पड़ा। दूसरा भी लड़ता लड़ता बोल उठा, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे पिताजी सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए ये सब चीज़ें मुझे ही मिलनी चाहिए। तभी तीसरा भी लड़ता हुआ गर्ज उठा, खामोश रहो मूर्खों, उन तीनों वस्तुओं पर केवल मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि मैं तुम दोनों से अधिक पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और बहादुर हूँ। यदि स्वेच्छा से नहीं मानोगे तो तलवार की नोक पर मैं तुमसे अपनी बात मनवा लूँगा। और जरा मेरी तलवार का भी जवाब दो। पहली अपनी खैर तो मनाओ चूहो। तीनों फिर एक दूसरे पर भयानक ढंग से वार करने लगे। केशव को समझते देर नहीं लगी कि वास्तव में वे तीनों ही मूर्ख हैं। अतः एक विचार दिमाग में आते ही वह झट बोल उठा, ठहरो, आपस में लड़ना बंद करो। यदि तुम तीनों मेरी सलाह मानो तो तुम्हारे झगड़े का फैसला मैं कर सकता हूँ। केशव की बात का उन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वे तीनों लड़ाई बंद कर तुरंत उसकी ओर पलट पड़े। क्या कहा? तुम हमारे झगड़े का फैसला कर सकते हो? मुझे बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? किस प्रकार फैसला करोगे भाई? तुम जरा जल्दी से बताओ तो। मैं धनुष से एक तीर छोड़ूंगा। तुम तीनों में से जो भी उस तीर को उठाकर पहले मेरे पास पहुंचेगा, उसी को वह तीनों वस्तुएं मिल जाएगी। बोलो, क्या स्वीकार है तुम्हें मेरी बात? हमें स्वीकार है। तो लाओ, तुम में से एक अपनी तीर धनुष मुझे दो। यह लो मेरा तीर और धनुष। केशव ने उससे तीर धनुष लेकर तीर चढ़ाया, फिर चौंकता हुआ सा बोला, अरे एक बात तो तुमने बताई ही नहीं कि वो तीनों वस्तुएं हैं कहाँ? इस बक्से में रखी है। ठीक है, चलो अब तैयार हो जाओ। दूसरे ही क्षण केशव ने धनुष से तीर छोड़ दिया। तीर छोड़ते ही वे तीनों मूर्ख राजकुमार तीर के पीछे दौड़ पड़े। मूर्ख कहीं के आपस के झगड़े में तीसरा किस प्रकार लाभ उठाता है, जब जानेंगे तो फिर कभी आपस में नहीं झगड़ेंगे। तीनों भाई जब केशव की नज़रों से ओझल हो गए तो उसने फटाफट बक्सा खोला और उसमें से तीनों चीज़ निकाल ली। वाह, अब ये नायाब वस्तुएं मेरे काम आएगी। फिर उसने पगड़ी सिर पर रखी और कालीन बिछाकर उसे कोड़े मारा। कालीन आकाश में उड़ने लगा, लेकिन पगड़ी पहनने के कारण उसे अब देखा नहीं जा सकता था। अब तीर के पीछे दौड़ते तीनों मूर्ख राजकुमारों ने अपने जादुई कालीन को आकाश में अपने सिर के ऊपर जाते देखा तो सारा माजरा समझ उन्होंने अपना सिर पीट लिया। हाय हमारी अनमोल वस्तुएं! ए रुको! अरे धोखेबाज, ठहरो, वरना मैं तुम्हें अपने तीर से अभी मार गिराऊंगा। लेकिन चाह कर भी वे केशव का कुछ नहीं बिगाड़ सके और केशव कालीन समेत देखते ही देखते उनकी नज़रों से ओझल हो गया। आखिर तीनों राजकुमार अपने आप को कोसते रोते पीटते अपने नगर की ओर लौट पड़े। हाय, हम बर्बाद हो गए। किसी ने सच ही कहा है भैया, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा। आओ, आज से हम कसम खाएं कि फिर कभी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और आपस में झगड़े स्वयं ही शांतिपूर्वक व धैर्य से सुलझाएंगे। हम कसम खाते हैं। उधर केशव उड़ता हुआ एक विशाल समुद्र के बीचों बीच बने टापू के ऊपर पहुंचा। वाह, कितना सुंदर टापू है, यहीं उतरता हूँ। कोड़े के दोबारा फटकारते ही कालीन केशव को लेकर द्वीप के एक निर्जन स्थान पर उतर गया। अब तीनों वस्तुएं समेटूं और शहर जाकर कोई काम धंधा देखूं। सर्वप्रथम केशव ने पगड़ी उतारी, फिर कालीन को समेटने के बाद वह उन तीनों वस्तुओं को एक गठरी में बांध दूर दिखाई देने वाले शहर की ओर चल पड़ा। पता नहीं इस द्वीप में बसा यह कौन सा देश है और यहाँ का राजा किसी अनजाने व्यक्ति को व्यापार करने का आज्ञा देगा भी अथवा नहीं। कुछ देर बाद वह एक चहल पहल वाले बाजार में पहुंच गया और घूम घूम कर दुकानों को देखने लगा। उस बाजार में हर जगह एक ही बात की चर्चा थी कि वहां की राजकुमारी रात के समय कहीं लोप हो जाती है। आश्चर्य की बात है, पता नहीं राजकुमारी जी रात को अचानक कहाँ गायब हो जाती है, फिर सुबह ही लौट कर आती है। हाँ भाई, आज तक इस रहस्य को राजा के साथ साथ महल का कोई कर्मचारी भी नहीं जान पाया। भाई, मुझे तो लगता है राजकुमारी पर किसी प्रेतनी का साया पड़ गया है और वही उसे रात को चुपचाप कहीं ले जाती है। उन चर्चाओं को सुन केशव सोचने लगा, तो यहाँ की राजकुमारी रोज रात को कहीं लोप हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ, कब और कैसे चली जाती है, जबकि सुबह ही वह अपने बिस्तर पर मिलती है। और राजा ने यह घोषणा करवा रखी है कि जो व्यक्ति इस रहस्य का पता लगाएगा उसे न केवल आधा राज्य पुरस्कार में मिलेगा, बल्कि राजकुमारी के साथ उसकी शादी भी करा दी जाएगी। फिर क्यों ना मैं अपनी किस्मत आजमा कर देखूं। और मन ही मन निर्णय कर वह सीधा राज दरबार में जा पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, यदि आज्ञा दे तो मैं राजकुमारी के रात के समय कमरे से गायब होने के रहस्य का पता लगा सकता हूँ। इजाज़त है, लेकिन ध्यान रहे नवयुवक, यदि तुम रहस्य का पता न लगा सके तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। मुझे स्वीकार है महाराज।
उसी रात केशव राजकुमारी के महल पहुंचा और बाहर ही बिछौना बिछाकर लेट गया। जरूरत पड़ने पर इन विचित्र वस्तुओं के साथ यह तलवार भी काम देगी। आधी रात के समय अभी तक तो सब ठीक ठाक है। राजकुमारी जी अपने पलंग पर आराम से सो रही है। राजकुमारी को आराम से सोता देख वह पुनः बिछौने पर आ लेटा, परंतु आधी रात बीतते ही एक भयानक शक्ल सूरत के दैत्य को आकाश से नीचे उतरते देख केशव सजग हो उठा। अरे, यह तो कोई राक्षस मालूम पड़ता है। केशव ने उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि लेटा लेटा ही उस विचित्र राक्षस की गतिविधियों को देखता रहा। राजकुमारी के शयन कक्ष की ओर जा रहा है, लेकिन अभी इसे रोकना या टोकना ठीक नहीं होगा। पहले देखना चाहिए कि आखिर वह करता क्या है। कमरे में प्रविष्ट हो वह राक्षस चुपचाप राजकुमारी के बिस्तर के सामने जाकर बैठ गया। उसके निकट पहुंचते ही सहसा राजकुमारी उठ बैठी। ओह, तुम आ गए? हाँ, लेकिन तुम जल्दी मेरे साथ चलो। बाहर कोई व्यक्ति तुम्हारी निगरानी पर था, लेकिन निगरानी करने के बजाय बेचारा सबके साथ साथ गहरी नींद सोया हुआ है। उसकी बात सुन केशव का मस्तिष्क तेजी से कार्य करने लगा। तो यही राक्षस रोज राजकुमारी को कहीं ले जाता है। मुझे अदृश्य पगड़ी पहनकर पहले यह पता लगाना चाहिए कि यह राजकुमारी को कहाँ और क्यों ले जाता है। और जब पगड़ी पहनकर अदृश्य होने के पश्चात केशव ने पुनः भीतर झांका, अरे, राजकुमारी तो इसके सिर पर मौजूद विचित्र टोपी पर बैठ रही है। आश्चर्य की बात है। केशव ने जल्दी जल्दी कुछ सोचा, फिर राजकुमारी के साथ ही उस टोपी पर जा बैठा। केशव के बोझ से उस दैत्यनुमा व्यक्ति के पैर कुछ लड़खड़ा से गए। उफ, आज तुम्हारा वजन इतना ज़्यादा कैसे हो गया राजकुमारी? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ ही कोई तुम्हारे टोप पर सवार है। तुम्हारे सिवाय मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लगता है अब भी तुम नींद में हो। फिर वह दैत्य जिस प्रकार आकाश में आया था उसी प्रकार आकाश में उड़ चला। उड़ता उड़ता वह दैत्य एक ऐसे जंगल में पहुंचा जिसके बीचों बीच एक महल खड़ा था। ओह, इस जंगल के मध्य वह महल कैसा! शीघ्र ही वह दैत्य उस महल के सामने उतरा और उसके उतरते ही केशव उसके सिर से कूदकर धरती पर पहुंच गया। आखिर यह दानव राजकुमारी को यहाँ क्यों लेकर आया है? किसका हो सकता है यह विचित्र महल? उतरो राजकुमारी। राजकुमारी के नीचे उतरते ही महल के भीतर से कुछ दासियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और उन्होंने राजकुमारी के पहनने के लिए हीरो से जगमगाती चप्पलें उसके सामने रखी। इन्हें पहन लीजिए राजकुमारी जी। परंतु इससे पहले कि राजकुमारी चप्पलों में पैर डालती, अदृश्य केशव ने एक चप्पल उठाकर छिपा ली। एक चप्पल को अचानक ही अपनी दृष्टि से ओझल होते देख सभी आश्चर्यचकित हो उठे। अरे, एक चप्पल कहाँ चली गई? उफ, पता नहीं आज क्या हो रहा है। पहले मुझे यह लगा था कि कोई मेरे बराबर टोपी पर बैठा है और अब एक चप्पल रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तभी आश्चर्यचकित दैत्य बोल उठा, जरूर कोई खास बात है। सुनो, तुम सब राजकुमारी को लेकर भीतर स्वामी के पास जाओ। मैं देखता हूँ कि यह सब क्या चक्कर है। ठीक है। तो महल के भीतर इनका कोई स्वामी भी है। दासिया राजकुमारी को साथ ले महल के भीतर प्रविष्ट हो गई और शीघ्र ही वे एक ऐसे सुंदर सजे सजाए कमरे में पहुंची जहां हीरे मोतियों के सिंहासन पर एक कुरूप जादूगर बैठा था। ले आई तुम राजकुमारी को, हमारे दिल की मल्लिका को। अब तुम सब जाओ। जो आज्ञा स्वामी। दासियों के जाने के पश्चात राजकुमारी, कल पूर्णिमा का चांद निकलेगा और कल ही मुझे हर अवस्था में विवाह करना है। बोल, मेरे साथ विवाह करने के लिए तू तैयार है या नहीं? राजकुमारी चुपचाप खड़ी रही। राजकुमारी को चुप देखकर वह जादूगर जोर से चिल्ला उठा, जल्दी जवाब दे, नहीं तो मैं तुझे अभी पत्थर बना दूंगा। के तभी केशव ने आगे बढ़कर जादूगर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तड़ाक! ओह, कौन गुस्ताख है! लेकिन राजकुमारी के सिवा और किसी को आसपास न पाकर वह कुरूप जादूगर चौंक उठा। मुझे थप्पड़ किसने मारा? जरूर कोई अदृश्य रूप में यहाँ मौजूद है। सुनो, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हें मंत्र फूंक कर सामने लाऊंगा और तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगा। लेकिन जब केशव ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ओड़ू चर चन चपाट। दूसरे ही क्षण केशव ने अपनी म्यान से तलवार खींची और एक भरपूर वार जादूगर की गर्दन पर किया। आई खचाक! जादूगर की गर्दन कटकर फुटबॉल के समान फर्श पर लुढ़कती चली गई। बस उसी क्षण जमीन कांपने लगी। वह महल बुरी तरह हिलने डुलने लगा। महल के चारों तरफ ऐसा तूफान उठा कि लगता था जैसे सब कुछ तिनके के सामान हवा में उड़ जाएगा। हे ईश्वर, यह सब क्या हो रहा है? किसने मारा जादूगर को? अब यहाँ रुकना बेकार है, जल्दी से राजकुमारी को लेकर निकल चलूँ। और केशव ने
झट गठरी से कालीन निकालकर फर्श पर बिछाया और उस पर राजकुमारी को बैठाकर जादुई कोड़ा मारा। कालीन महल से निकलकर आकाश में उड़ने लगा। पता नहीं इस जादुई कालीन पर अदृश्य रूप में कौन है मेरे साथ और मुझे कहाँ ले जा रहा है। सवेरे होते ही सबने देखा कि राजकुमारी अपने बिस्तर पर सो रही है और केशव द्वार के पास पड़ा सो रहा है। अरे, राजकुमारी और यह युवक तो सकुशल वहाँ मौजूद है, जबकि रात को दोनों ही गायब हो गए थे। हाँ, ये इस युवक को उठाओ, अब तो सारा माजरा यही बता सकता है। तो उन्होंने केशव को जगाया। क्यों भाई, कल रात राजकुमारी के साथ साथ तुम भी कहाँ गायब हो गए थे? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन राजा के सामने। तो चलो, राज दरबार में महाराज तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। सैनिक केशव को लेकर राज दरबार में पहुंचे। बताओ लड़के, राजकुमारी रोज रात को कहाँ गायब हो जाती है, रात भर कहाँ रहती है और फिर सुबह कैसे वापस अपने कमरे में पहुंच जाती है? कारण मैंने मालूम कर लिया है महाराज, और विश्वास रखें कि अब राजकुमारी जी कभी भी इस तरह गायब नहीं हुआ करेंगी। फिर केशव ने रात की सारी घटना राजा के सामने बयां कर दी। केशव की बात सुनकर राजा सहित सभी आश्चर्यचकित हो उठे, लेकिन कुछ सोचकर राजा ने प्रश्न किया, लेकिन हम तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करें कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सच है और राजकुमारी को उस दुष्ट जादूगर के चुंगल से छुटकारा मिल गया है? केशव ने तुरंत अपनी पोटली से हीरो की जगमगाती चप्पल निकालकर उसके सामने कर दी। प्रमाण के रूप में यह हीरो की चप्पल हाजिर है महाराज। यह चप्पल जादूगर की ओर से राजकुमारी को पहनने के लिए दी गई थी। राजकुमारी जी इसे अवश्य पहचान लेगी। सैनिकों, जाओ राजकुमारी को यहाँ लेकर आओ। राजकुमारी ने दरबार में पहुंचकर उस चप्पल को तुरंत पहचान लिया। हाँ पिताजी, यह चप्पल उसी जोड़ी की है जो जादूगर ने मुझे पहनने के लिए दी थी, लेकिन किसी बहादुर ने उसे मारकर मुझे उसके मायावी जाल से कल रात मुक्त करा दिया। ओह, वह बहादुर नौजवान यह है बेटी। लेकिन बेटी, तुमने हमें यह बात आज तक हमसे क्यों छुपाई रखी? क्षमा करें महाराज, इसमें राजकुमारी जी का कोई दोष नहीं। जादूगर के मायावी जाल के कारण इन्हें तो रात की घटना याद ही नहीं रहती थी, लेकिन अब चूंकि जादूगर की मौत के साथ ही उसका मायावी जाल भी समाप्त हो चुका है, इसलिए इन्हें कल रात की सारी घटना याद है। तब राजा प्रसन्नता भरे स्वर में बोले, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं नौजवान। चूंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए आधा नहीं बल्कि पूरा राज्य ही तुम्हें सौंपता हूँ। साथ ही राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह की भी घोषणा करता हूँ। उसके बाद राजा महामंत्री को संबोधित करके बोला, महामंत्री जी जाइए, विवाह और राज तिलक की तैयारियां कीजिए। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही केशव का राज तिलक कर दिया गया। राजा केशव की जय हो। महाराज केशव, राज जिंदाबाद। जय हो, जिंदाबाद। और राजकुमारी से विवाह करके केशव कुशलतापूर्वक राजपाट चलाने लगा। प्रजा उसके शासन में अत्यंत ही प्रसन्न रहने लगी। एक दिन की बात है, जब दरबार लगा था, कुछ सिपाही एक आदमी को पकड़कर उसके सामने लाए। महाराज, यह व्यापारी बिना आज्ञा के हमारे देश में व्यापार कर रहा है। हमारे कानून के अनुसार इसे सजाए मौत दी जाए। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। परंतु उस व्यक्ति को पहचान केशव बोल उठा, शेखर भैया। वह उसका ध्रुव भाई शेखर ही था जो उसे धोखा देकर इस देश में आ बसा था और चोरी छुपे व्यापार चला रहा था। केशव दौड़कर उसके गले जा लगा। यह आप क्या कर रहे हैं महाराज? भैया कैसे हो भैया? मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा छोटा भाई केशव हूँ। केशव को पहचानते ही शेखर उसके पैरों में गिरकर पश्चाताप करने लगा। अरे रे रे, यह क्या कर रहे हो भैया? मुझे माफ़ कर दो केशव, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। और दयालु एवं नेक केशव ने उसे उठाकर गले से लगा लिया तथा उसकी तमाम गलतियों को माफ कर उसे अपने बराबर का सिंहासन दे दिया। सच कहा है, अच्छे इंसान कभी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते। समाप्त।